हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल। हिस्ट्री एनसीईआरटी सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर 9 खुशहाल गांव और समृद्ध शहर इस पर चर्चा करेंगे। हम चैप्टर पर जाएं उससे पहले कुछ आपको मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं इस चैप्टर से जो जुड़ी हुई हैं। वो ये है कि आप जब भी प्राचीन भारत पढ़ेंगे तो हमेशा एक प्रश्न आपके मन में आता रहेगा, आता भी होगा कि प्राचीन भारत में सामाजिक स्थिति क्या थी, लोग किस तरह से जीवन को व्यतीत करते थे, एक दूसरे से उनके संबंध क्या थे, वो किन आर्थिक क्रियाकलापों में लगे रहते थे, सामाजिक संरचना किस प्रकार की थी। तो ये एक बहुत ही बेसिक प्रश्न है जो हमारे मन में आते रहते हैं। तो ये जो चैप्टर है, चैप्टर 9, ये इन कुछ जो बेसिक आपके जो मन में सवाल उठते होंगे उनका पूरी तरह से तो आंसर नहीं देगा, पर उन आंसर की एक पृष्ठभूमि तैयार कर देगा। एक बैकग्राउंड हमको इस चैप्टर से मिलेगा कि उस समय की आर्थिक संरचना क्या थी, उस समय की सामाजिक संरचना क्या थी, उसके बारे में ये चैप्टर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेगा। तो आइए, समय ज़्यादा नहीं लगाते हैं, सीधे इस चैप्टर पे आते हैं। और जो इसका पहला पैराग्राफ है, जो पहला इसका टाइटल है, उसको पढ़ते हैं। लोहे के औजार और खेती। अब यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ। मतलब जो लोहे का प्रयोग है वो हमारे उपमहाद्वीप में लगभग 3000 साल पहले प्रारंभ हो गया। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले, लेकिन जो बड़ी संख्या में औजार जो मिलना प्रारंभ होते हैं वो कम होते हैं। ये देखिए, करीब 2500 वर्ष पहले। कोई भी देखिए तकनीक आती है तो उसके जो प्रसार में है एक समय लगता है। आजकल की जो हमारी जो तकनीक है उसका जो प्रसार है बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन जो पहले का जो समय था उसमें तकनीकी जो विस्तार होता था वो थोड़ा धीरे होता था, क्योंकि आप किसी भी जो तकनीक है उसके विस्तार के लिए वहाँ पे एक पृष्ठभूमि तैयार होनी चाहिए, उसके बाद ही वहाँ पे वो चीज़ पहुँचती है। धीरे धीरे वो जो आम जन तक वो तकनीकी पहुँचती है उसमें थोड़ा समय लगता है। तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। जैसे हम एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे समझने के लिए, जैसे फ़ोन के उपयोग को हम ले सकते हैं कि फ़ोन का जो आविष्कार है वो बहुत पहले हो गया था, लेकिन अभी आप देखते हैं पिछले कुछ दशक में इसका प्रयोग कितना ज़्यादा बढ़ गया है। और तकनीकी विकास से अब जो इसकी एक तरह से इसका विस्तार है वो और ज़्यादा बहुत ही जल्दी फैल जाता है। तो इसलिए, और हमारे यहाँ जो पृष्ठभूमि तैयार हुई वो कुछ दशक पहले हुई, चाहे वो सरकार की तरफ से विभिन्न योजनाएं हैं या जो हमारा जो मध्यम वर्ग है उसका जिस तरह से विस्तार हुआ, उसकी परचेजिंग पावर है ना बढ़ी, जिस वजह से ये जो सूचना क्रांति है फ़ोन सबके हाथ में है, उसके लिए बहुत सारे जो कारक जिम्मेदार थे, फैक्टर्स थे, वो धीरे धीरे आए। और उन फैक्टर्स ने क्या किया कि मोबाइल का जो प्रसार है उसको धीरे धीरे बढ़ाया। और आप इस वक्त देख रहे हैं कि हम एक तरह से पीक पे पहुंच चुके हैं। लगभग बड़ी आबादी के हाथ में मोबाइल है और वो इसका उपयोग विभिन्न तरह से इसका उपयोग कर रहे हैं। तो उसी तरह ये बोला जा रहा है कि जो लोहे का जो प्रयोग है वो 3000 साल पहले हुआ। महापाषाण कब्रों में बड़ी संख्या में औजार और हथियार मिले और बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है 2500 वर्ष। तो इस चीज़ को आप समझ गए कि वो आम जन तक आते आते टाइम लगता है। लोहे का जो प्रयोग है उस पर इतिहास में इतना ज़्यादा फोकस किया जाता है, वो इसलिए किया जाता है कि देखिए उससे पहले क्या थे, जो कांसे की कुल्हाड़ियाँ होती थी उनसे पेड़ बहुत जल्दी नहीं कट पाते थे क्योंकि वो इतनी मजबूत नहीं थी। लोहे की कुल्हाड़ियाँ आने से, लोहे का उपयोग होने से क्या हुआ कि जो हमारे पूर्वज हैं उन्होंने बहुत जल्दी जल्दी पेड़ों को काटा, जंगल बहुत जल्दी साफ होने लगे। जंगलों के साफ होने से क्या हुआ कि खेती के लिए प्रयोग की जाने वाली
जो भूमि थी उसका प्रसार बहुत ज़्यादा हो गया, इसीलिए बड़े बड़े साम्राज्य आ गए, क्योंकि जंगलों का आसानी से काटा जाने लगा और उस पर खेती के लिए प्रोत्साहन दिया गया विभिन्न राजाओं के द्वारा। इसलिए लोहे का प्रयोग इतना, मतलब एक तरह से बहुत ही क्रांति के रूप में हम देखते हैं इतिहास में कि एक बड़ी क्रांति थी। और साथ साथ क्या हुआ, इससे जो बने हुए जो औजार थे वो ज़्यादा उपयोगी हुए, उन्होंने मानव सभ्यता में बहुत ही सहयोग किया। खेती में उसका उपयोग होने लगा, जैसे जो हल के जो फाल होते हैं उनका उपयोग किया जाने लगा, जिनसे उत्पादन भी बढ़ा। तो उत्पादन के लिए जो भूमि की आवश्यकता है वो हमें ज़्यादा मिल रही है, और साथ साथ हम उत्पादन भी लोहे के माध्यम से ज़्यादा कर पा रहे हैं। उधर युद्धों में जो भी हथियार उपयोग किए जाते थे वो भी अच्छी तलवारें आने लगी। तो इस तरह से उस समय के जो समाज में लोहे का उपयोग एक क्रांतिकारी परिवर्तन था, हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं। ये देखिए उन्होंने इसमें अगली लाइन में दिया भी है, इसमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियाँ और जुताई के लिए हलों के फाल शामिल हैं। तो यहाँ पे हमको ये दो चीज़ समझ में आ रही है। फिर क्या हो रहा है, कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम। सिंचाई, कृषि के लिए जो सबसे आवश्यक चीज़ आती है उनमें से एक क्या है, सिंचाई। बिना सिंचाई के क्या होगा, आपकी भूमि, आपकी फसल खराब हो जाएगी। समृद्ध गांवों के बिना राजाओं तथा उनके राज्यों का बने रहना मुश्किल था। कृषि के विकास में नए औजारों और रोपाई महत्वपूर्ण कदम थे। ये हम इसके बारे में पढ़ ही चुके हैं, नए औजार क्या और रोपाई आपने पिछले अध्याय में पढ़ी है कि जो धान की खेती थी उसमें रोपाई का प्रयोग किया जाने लगा था, जिससे कि उत्पादन और बढ़ा। उसी तरह सिंचाई भी काफ़ी उपयोगी साबित हुई। इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब और कृत्रिम जलाशय बनाए जाने लगे। कृषि का हो गया, सिंचाई का हमने वो कर लिया और औजार का डिस्कशन कर लिया। अब आ रहे हैं गांव में कौन रहते थे। ये देखिए हमारे जो चैप्टर है गांव के बारे में और शहर के बारे में, तो उसकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो हमें ये नए नए जो टाइटल्स आएंगे उनमें हम पढ़ेंगे। इस उपमहाद्वीप के दक्षिण तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। तमिल क्षेत्र में जो बड़े भूस्वामी थे उनको वेलल्ला, साधारण हलवाहों को उड़वार और भूमि मजदूर दास, कैडिसियार और अदिमई कहलाते थे। तो यहाँ देखिए हमको विभाजन सामाजिक में जो आपको बोल रहा था कि इस चैप्टर में आपको सामाजिक विभाजन दिखाई देगा। एक तरफ कहाँ है, कौन है, एक तरफ बड़े भूस्वामी अर्थात जिनके पास भूमि का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। दूसरी तरफ कौन है, साधारण हलवा, मतलब जिनके पास कम जोते हैं, साधारण हलवा हैं। दूसरी तरफ कौन है, भूमिहीन मजदूर, जिनके पास एकदम भूमि नहीं है। और फिर कौन है, दास। तो इस तरह आप देख रहे हैं ना, सामाजिक हमको विभाजन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देश के उत्तरी हिस्से में, ये दक्षिण के बारे में, और ये जो टर्मिनोलॉजी है ना, इसको याद रखिएगा, इसको विभिन्न एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जैसे पूछ लेंगे वेलल्ला कौन थे, तो कौन, तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामी। इसी तरह ये टर्मिनोलॉजी हमेशा याद रखनी है। देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। ग्राम भोजक कौन था, गांव का प्रधान। ये नॉर्थ जो हिस्सा है उपमहाद्वीप का, उसके बारे में बात कर रहे हैं। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक रहते थे। अब ये जो गांव का प्रधान है वो क्या है, देख लीजिए, लगातार एक पद पे, एक ही परिवार के लोग इस पद पे रहते थे। तो ये पद क्या था, अनुवांशिक। इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। साधारणतः इनकी जमीन पर
इनके दास और मजदूर काम करते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्रायः राजा भी कर वसूलने का काम इन्हीं को सौंपते थे। ये न्यायाधीश और पुलिस का भी काम करते थे, कभी कभी पुलिस का भी काम करते थे। तो देखिए आपको यहाँ पे ग्राम की जो उस समय के जो गांव थे उनकी जो संरचना है, सामाजिक संरचना साथ साथ प्रशासनिक संरचना, यहाँ दोनों मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे ये प्रशासनिक काम भी कर रहे हैं न्यायाधीश और पुलिस के रूप में। और साथ साथ इनका जो पद है वो क्या बताया जा रहा है, अनुवांशिक पद था। और यहाँ पे नाम के बारे में पता चल रहा है। ग्राम भोजक के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे जिन्हें गृहपति भी बोलते थे। ये भी टर्मिनोलॉजी हमको याद रखनी है। ग्राम भोजकों के अलावा और भी अन्य स्वतंत्र कृषक थे। इनमें से ज़्यादातर छोटे किसान थे। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास जमीन नहीं होती थी। इन्हें दास कर्मकार, इसमें कौन आता था, दास कर्मकार आते थे, जिन्हें दूसरे की जमीन पर काम करके अपनी जीविका चलानी पड़ती थी। सामाजिक संरचना आपको समझ में आ रही है ना यहाँ से, और आर्थिक स्वरूप भी आपको समझ में आ रहा होगा। और इस चैप्टर को हम जैसे जैसे पढ़ते रहेंगे वो और अधिक आपको समझ में आएगा। अधिकांश गांवों में लोहार, कुम्हार, बढ़ई, बुनकर जैसे शिल्पकार भी थे। तो कौन कौन से शिल्पकार हमको यहाँ पे पता चल रहे हैं गांवों में, इसको याद रखिएगा। लोहार है, कुम्हार है, बढ़ई है, बुनकर है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि किस तरह की आर्थिक गतिविधियाँ प्रारंभ हो चुकी हैं। लोहार आपको पता ही है क्या करता था। लोहार विभिन्न जो भी लोहे से बने उपकरण थे उनका निर्माण करता था। कुम्हार मिट्टी से बने उपकरणों का, बढ़ई लकड़ी से, बुनकर कपड़े, इस तरह के शिल्पकार एक्टिव थे। प्राचीनतम तमिल रचनाएं। तमिल में प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। संगम साहित्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, बहुत सारे प्रश्न इससे भी आते हैं। इनकी रचना कब की गई है, लगभग 2300 साल पहले। इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरै में कवियों के सम्मेलन में इनका संकलन किया गया था। कहाँ पे इनका संकलन किया गया था, मदुरै में, इसको भी याद रखना है। गांव में रहने वालों को जिन तमिल नामों का उल्लेख यहाँ किया गया है वे संगम साहित्य में पाए जाते हैं। अब ऊपर आपने देखा ना, गांव में रहने वाले जिन लोगों का भी हमने ऊपर डिस्कशन किया है वो कहाँ हमको पता चल रहा है, संगम साहित्य में। इसीलिए जो संगम रचनाएं हैं वो बहुत ही आवश्यक हैं। इनसे क्या हमको पता चल रहा है, सामाजिक संरचना के बारे में उस समय की। नगर क्या कहती हैं कहानियाँ, यात्रा विवरण, मूर्तिकलाएं और पुरातत्व। अब देखिए यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ है, हम इसको इस तरह से देख सकते हैं कि उस समय के जो नगर हैं उनकी जो सूचनाएं हैं, जो भी जानकारियां हैं वो हमको कैसे मिल रही हैं, कहानियों के माध्यम से, यात्रा विवरण विदेशियों का भी और अपने देश के लोगों का भी जो एक स्थान से दूसरे स्थान से जाते थे, मूर्तिकला और पुरातत्व, इनके थ्रू हमको क्या मिल रहा है, उस समय के नगरों के बारे में हमको जानकारी मिल रही है। तो आपको इस तरह से भी सोचना है। तुमने जातकों के बारे में सुना होगा, ये वो कहानियां हैं जो आम लोगों में प्रचलित थी। बुद्ध भिक्षुओं ने इनका संकलन किया था। यहाँ एक जातक कथा दी गई है जिसमें बताया गया है कि एक निर्धन किस तरह से धनी बन जाता है। अब जैसे बताया उस शहर के बारे में कहानी के माध्यम से यहाँ पे हमको पता चलेगा। एक निर्धन की चतुराई, पढ़ लेते हैं इसको। एक शहर में एक गरीब युवक रहता था। उसके पास एक मरे चूहे के अलावा कुछ नहीं था। उसने उस चूहे को एक सिक्के में एक भोजनालय वाले की बिल्ली के लिए बेच दिया। एक उसके पास मरा हुआ चूहा था, उसने क्या किया कि भोजनालय वाले के पास एक बिल्ली थी, उसको बेच दिया। ठीक है, उसके बाद क्या, फिर एक दिन बड़ी जोर की आंधी आई। राजा का बगीचा टूटी टहनियों और पत्तों से भर गया। उनका माली इसे साफ करने की बात से परेशान हो उठा। युवक ने माली से कहा कि अगर लकड़ियां और पत्ते उसे मिल जाएं तो वह बगीचे की सफाई कर सकता है। माली तुरंत मान गया।
युवक ने पास खेल रहे बच्चों को यह कहकर इकट्ठा कर लिया कि प्रत्येक टहनी और पत्ते के बदले में उन्हें एक एक मिठाई मिलेगी। देखते ही देखते उन्होंने बगीचे से एक एक तिनका चुनकर गेट के पास इकट्ठा कर दिया। तभी उधर से राजा का कुम्हार बर्तनों को पकाने के लिए ईंधन की तलाश में गुजर रहा था। उसने पूरे ढेर को खरीद लिया। इस तरह युवक के पास कुछ और पैसे हो गए। अब युवक ने एक और योजना बनाई। एक बड़े बर्तन में पानी भरकर वह नगर के द्वार पर बैठ गया और वहां उसने घास काटने वाले 500 लोगों को पानी पिलाया। खुश होकर उन लोगों ने कहा, तुमने हमारे लिए इतना अच्छा काम किया है, बताओ अब हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। उसने कहा, मैं आपको यह बताऊंगा जब मुझे आपकी सहायता की जरूरत होगी। उसके बाद उसने एक व्यापारी से दोस्ती की। एक दिन उस व्यापारी ने बताया कि कल एक घोड़े का व्यापारी 500 घोड़ों के साथ शहर में आ रहा है। यह सुनकर युवक ने उन घास काटने वाले लोगों के पास जाकर कहा, कृपया तुम सब एक एक घास का गट्ठर मुझे दे दो और अपनी घास तब तक मत बेचना जब तक मेरी ना बिक जाए। उन्होंने उसे घासों के 500 गट्ठर दिए। जब घोड़े का व्यापारी को कहीं भी घास नहीं मिली तो उसने उस युवक से उस घास को 1000 सिक्कों में खरीद लिया। तो देखिए, यहाँ पे हमको पता चल रहा है क्या क्या कि एक जो बिजनेस माइंड है, आपको व्यापार करने के लिए एक सबसे पहले किसकी आवश्यकता होती है? योजनाओं की, एक बिजनेस माइंड की। वो हमको पता चल रही कि उसने एक मरे चूहे से भी है ना पैसे कमा लिए। वहाँ पे जो राजा के बगीचे में जो एक तरह से लोगों के लिए कचरा था, उससे भी उसने पैसे कमाए। और फिर उसने प्लानिंग करके किस तरह से घास के जो घास काटने वाले लोग थे, उनके थ्रू भी उसने पैसे कमाए। और साथ साथ हमें क्या पता चल रहा है यहाँ पे कि घोड़ों का व्यवसाय उस वक्त प्रारंभ हो चुका था। अब उस और साथ साथ क्या था, राजा का रसोइया है, बगीचे में काम करने वाले हैं, कई तरह के हमको इसमें व्यवसाय के बारे में भी पता चल रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्राचीन नगरों के जीवन के बारे में हमें कुछ अन्य स्रोतों से भी पता चल सकता है। शहरों, गांवों या फिर जंगलों के जीवन से जुड़ी घटनाओं को मूर्तिकार कलात्मक ढंग से उकेरते थे। इन मूर्तियों को ऐसी इमारतों की रेलिंग या खंभों पर या प्रवेश द्वार पर सजाया जाता था जहां लोग आते जाते थे। अभी जो ये पैराग्राफ चालू हुआ है उसमें मैंने आपको बता ही दिया है कि हम किस किस माध्यमों से उस समय के शहरों को जान सकते हैं। सांची की मूर्ति कला, यह मध्य प्रदेश स्थित सांची के स्तूप की मूर्ति कला का नमूना है। इससे शहर के जीवन का दृश्य इससे हमको प्राप्त होता है। ये देखिए, यहाँ पे ये दिया हुआ है, ये इसको आप देख लीजिए और इससे आपको क्या क्या समझ में आ रहा है, किस तरह की वहाँ पे गतिविधियाँ होती थी, इनसे हमको पता चल जाएगा। अब अगला क्या है? अध्याय 6 में वर्णित अनेक शहर महाजनपद की राजधानी थी। जैसा कि तुमने पढ़ा है, इनमें कुछ शहर परकोटों से घिरे थे। परकोटों मतलब जो ऊंची रेलिंग होती हैं, बड़ी बड़ी दीवारें होती हैं, उनसे शहर घिरे हुए थे। ऊपर यहाँ पे देखिए, ये दिल्ली में मिला वलय को। वलय मतलब ये देखिए, जो इसमें बहुत सारे हैं ना, ये इस तरह के जो संरचना है इसको वलय बोलते हैं। अनेक शहरों में वलय कूप मिले हैं। ये वलय कूप गुसलखाने मतलब बाथरूम, नाली या कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होते थे। प्रायः ये वलय कूप लोगों के घरों में होते थे। तो हमने वहाँ चित्र से देख लिया, और ये इनका उपयोग किस लिए होता था वो भी हमको यहाँ पे पता चल गया। गुसलखाने, नाली और कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होते थे। दिल्ली में उसका ऊपर चित्र दिया हुआ है, और ये प्रायः कहाँ है, घरों में होते थे लोगों के। महलों
बाजारों या आम घरों के अवशेष बहुत कम मिले हैं। संभवतः यह लकड़ी, मिट्टी या कच्ची ईंटों या छप्पर के बने होते थे, जिनके कारण ये ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाए। भविष्य में क्या है, पुरातत्वविद हैं, इनकी खोज कर सकते हैं। तो लकड़ी और मिट्टी की बने होने की वजह से इनके अवशेष हमको कम ही मिलते हैं उस समय के जो भी शहर हैं। प्राचीन शहरों के बारे में वहाँ के नाविकों या यात्रियों के विवरणों द्वारा पता चलता है। ऐसा ही एक विस्तृत विवरण एक अज्ञात यूनानी नाविक का है। जिन जिन पत्तनों पर वह गया उन सभी के बारे में उसने लिखा है। भरूच के बारे में यहाँ पे बोल रहे हैं मैप में ढूंढो, तो आप उसको भरूच को मैप में देख लीजिएगा। नीचे उसका है, मैं अभी दिखा भी दूंगा, पहले इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। बैरीगाजा, जिसको भरूच का ये यूनानी नाम है। यहाँ देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैंने यहाँ पे स्टार बना रखे हैं। बैरीगाजा के बारे में बता रहे हैं। बैरीगाजा एक सक्रिय खाड़ी से समुद्र से आने वालों के लिए नाव चला पाना बड़ा ही मुश्किल होता था। उसकी यहाँ पे लोकेशन के बारे में बात कर रहे हैं। राजा के द्वारा नियुक्त कुशल और अनुभवी स्थायी मछुआरे ही जहाज यहाँ पे ला सकते थे। अब देखिए बैरीगाजा में जो बोल रहे हैं वो व्यापार किन वस्तुओं का हो रहा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस वक्त जो व्यापार होता था वो किन वस्तुओं का होता था, वो हमें पता होना चाहिए। क्योंकि जब भी हम आंसर लिखेंगे तो हमको बार बार इन व्यवसायों को लिखना होगा, इसीलिए हमको ये याद रखने हैं। किन किन चीज़ों का होता था, शराब, तांबा, टीन, सीसा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्कों का आयात होता था। ये चीज़ें क्या होती थी, मंगाई जाती थी। निर्यात किन चीज़ों का होता था, हिमालय की जड़ी बूटियाँ, हाथी दांत, गोमेद, ओके, कॉर्निलियन, सूती कपड़ा, रेशम, इत्र यहाँ से निर्यात किए जाते थे। इसीलिए मैं आपको बोल रहा था बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसको याद रखना है हमेशा। राजा के लिए व्यापारी विशेष उपहार लाते थे। इसमें चांदी के बर्तन, गायक किशोर, सुंदर औरतें, अच्छी शराब और उत्कृष्ट महीन कपड़े शामिल थे। अब इसलिए इसको याद रखिएगा। यहाँ पे आप भरूच को देख भी लीजिए, ये रहा भरूच, देख रहे हैं। तो ये है ना, ये सकरा रास्ता, इसलिए वो जो अज्ञात यूनानी नाविक है उसने इस लोकेशन के बारे में बात की गई है। और यहाँ पे किन चीज़ों का आयात और निर्यात होता था उसकी सूची ऊपर दी गई है, उसको याद रखिएगा और साथ साथ इस लोकेशन को भी हमेशा याद रखिएगा। अब जो नेक्स्ट पैराग्राफ है उसका शीर्षक क्या है, सिक्के। अभी हमने जो ऊपर कहानी देखी थी उसके बारे में बात कर रहे हैं। पृष्ठ 90 पर दी गई कहानी को तुमने देखा कि किस तरह सिक्कों के आधार पर संपत्ति का मूल्यांकन किया गया है। पुरातत्वविदों ने इस युग के हजारों सिक्के हमको मिले हैं। सबसे पुराने आहत सिक्के जो करीब 500 साल चले, इनका चित्र देखिए। ये किसके थे, चांदी और सोने के। ये हमको याद रखना है। और अब संपत्ति का जो मूल्यांकन है वो भी किस आधार पे हो रहा है, सिक्कों के आधार पर हो रहा है। और ये कौन से सिक्के हैं, आहत सिक्के। सोने और चांदी के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाने के कारण इन सिक्कों को क्या बोला जाता था, आहत सिक्के। ये रहे हैं ना, इनको देख लीजिए। अब ये इस तरह के सिक्के हैं तो इनको क्या कहते थे, ऊपर लेके इनको दबाया जाता था जोर से, ये नीचे होते थे, तो इसीलिए इनको आहत सिक्के बोला जाता था। यहाँ पे हमको सिक्कों के बारे में जानकारी मिल गई। अब हम यहाँ पे क्या है अगला, विनिमय के अन्य साधन। संगम साहित्य के बारे की एक छोटी सी कविता है, उसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। खेतों के सफ़ेद धान गाड़ियों पर लादे जा रहे थे। खेतों के सफ़ेद धान गाड़ियों पर लादे जा रहे थे नमक के लिए। अब आगे और चीज़ें उनको आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे क्या देखिए, हमारे जो गांव हैं वो पूरी तरह से आत्मनिर्भर गांव रहे हैं। मतलब
गांव के लिए जो भी आवश्यक चीज़ें थी, चाहे वो खाने के लिए हो और बहुत सारी जो भी एक गृहस्थी में आवश्यकता पड़ती हैं जिन भी चीज़ों की, वो हमारे किसान हमेशा खुद ही उसका उत्पादन कर लेते थे। लेकिन नमक एक ऐसी चीज़ रही है जो अब नमक तो नहीं पैदा किया जा सकता, नमक तो हमेशा समुद्र से हमको प्राप्त होता है। तो इसलिए वो जो नमक है वो हमेशा व्यापार का एक बड़ा ही उपयोगी वस्तु रही है। तो उस बारे में ये बोल रहे हैं कि खेतों के सफ़ेद धान गाड़ियों पर लादे जा रहे थे नमक के लिए। ठीक है। इससे क्या होता था कि जो जैसे धान हो गया, मतलब चावल, उसको दिया जाता था, उसके बदले में नमक को ले लिया जाता था। अब अगला जो पैराग्राफ है, नगर अनेक गतिविधियों के केंद्र थे। अब उन्हीं में एक केंद्र के बारे में बात की जा रही है, वो है मथुरा। यह 2500 साल से भी ज़्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है। क्यों? क्योंकि यह यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था। ये यातायात और व्यापार, इस पे ये स्थित था। मतलब इसकी जो भौगोलिक स्थिति है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कैसे? एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर जा रहा था। आप देखेंगे जो भारत का नक्शा, तो उत्तर पश्चिम से जब आप पूरब की तरफ जाएंगे तो मथुरा बीच में, मतलब बीच में आएगा। और दूसरी ओर क्या है, जब आप उत्तर से दक्षिण की ओर, भारत में ही जब उत्तर से दक्षिण की ओर जाएंगे तो भी आपको यहाँ से गुजरना होगा। अभी भी आप देखते हैं जब जो भी ट्रेनें साउथ की तरफ जाती हैं वो मथुरा होके ही जाती हैं। और अगर आप इधर भी जाएंगे पश्चिमोत्तर की तरफ तो भी मथुरा बीच में पड़ेगा। तो इस वजह से कोई भी अगर चाहे वो व्यापार के लिए जा रहा हो या यात्रा कर रहा हो तो इस शहर से गुजर के जाएगा। तो ऐसे शहर का विकास बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि यहाँ पे रोजगार के बहुत सारे आपको साधन पर्याप्त होंगे। और इस शहर के बारे में क्या बता रहे हैं, शहर के चारों ओर किलेबंदी थी और इसमें अनेक मंदिर थे। आज भी देखिए हमको यहाँ पे बहुत सारे मंदिर मिलते हैं। आसपास के किसान तथा पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्तियाँ बनाने का केंद्र रहा है। तो मथुरा हमेशा एक बेहतरीन मूर्तियाँ बनाने का हमेशा से केंद्र रहा है और लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी रही है। आगे अध्याय में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ये राजधानी भी रही है दूसरी कुषाणों की, इस फैक्ट को भी याद रखिएगा। मूर्तियाँ बनाने का केंद्र भी रहा है और ये एक धार्मिक केंद्र भी रहा है जहाँ पर बौद्ध विहार और जैन मंदिर थे और कृष्ण भक्ति का भी एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। मथुरा में प्रस्तर खंडों तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेख भी मिले हैं। आमतौर पर यह संक्षिप्त अभिलेख हैं जो स्त्रियों तथा पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। प्रायः शहर के राजा, रानी, अधिकारी, व्यापारी तथा शिल्पकार इस प्रकार के दान देते थे। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेख में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बनाने वालों, माला बनाने वालों और इत्र बनाने वालों का उल्लेख है। यहाँ पे देखिए हमको क्या है, विभिन्न जो शिल्पकार हैं उनके बारे में भी पता चल रहा है और वो दान देते थे इस बारे में पता चल रहा है। और अधिकारी, राजा, रानी ये सब भी दान करते थे। तो यहाँ पे हमको क्या पता चल रहा है कि किस तरह के वहाँ पे व्यापार होते थे, उनके नाम मिल रहे हैं, व्यापारियों के नाम मिल रहे हैं और धार्मिक जो क्रियाकलाप थे उनके बारे में भी पता चल रहा है। इस तरह से हिस्ट्री में आपको क्या है, दिमाग ओपन करके ना चीज़ों को हर तरफ कनेक्ट करना है। ये अगर आपको आ गया तो आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी किसी भी तरह के क्वेश्चंस को डील करने में। शिल्प तथा शिल्पकार, हमारा जो अगला पैराग्राफ है वो है शिल्प तथा शिल्पकार, ये उसका टाइटल है। पुरास्थलों से शिल्पों के नमूने मिले हैं। इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है। देखिए हड़प्पा के जो भी बर्तन हैं, मिट्टी के बर्तन हमको जो भी मिलते हैं उनको हमने देख लिया।
वैदिक समय के भी देख लिया, है ना। अब यहाँ पे हमको नए तरह के उत्तरी काले चमकीले पात्र के बारे में बताया जा रहा है, क्योंकि ये ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तर भाग में मिले हैं तथा ये प्रायः काले रंग के होते थे और इनमें खास चमक होती थी। तो ये इनकी विशेषताएं हैं। ध्यान रहे कि अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे, जैसे कि विभिन्न ग्रंथों में हमें पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन बहुत ही महत्वपूर्ण था उत्तर में। अब जैसे जो मिट्टी के बर्तन थे, इनके तो अवशेष मिल गए, ये बचे रह गए उस समय से लेकर अभी तक अपनी संरचना की वजह से, लेकिन बहुत ऐसी चीज़ें थी जो समय के साथ नष्ट हो गई। उसका ये उदाहरण दे रहे हैं कि और जो हमको अवशेष मिले हैं किताबों से, वो क्या बता रहे हैं। उत्तर में बनारस, वाराणसी और दक्षिण में मदुरै एक प्रसिद्ध केंद्र थे कपड़ा उत्पादन के। इनको याद रखिएगा आप, जहाँ पर कि स्त्री पुरुष दोनों काम करते थे। ये भी एक जरूरी फैक्ट होगा कि स्त्री और पुरुष दोनों कपड़ों के उत्पादन में इन नगरों में काम करते थे। अनेक, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस पैराग्राफ को बहुत ही ध्यान से समझिएगा, क्योंकि जो भी आर्थिक क्रियाकलाप हो रही है उसका जो बेसिक एक आधार है वो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा, इसलिए इस पैराग्राफ को बहुत ही ध्यान से समझिएगा। अनेक सेबकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे, जिन्हें श्रेणी कहा जाता था। श्रेणी बहुत प्राचीन काल में, श्रेणी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब क्या है, ये संघ बना रहे हैं, मतलब एक शिल्पकार और व्यापारी अपना समूह बना रहे हैं, जिनका क्या नाम दिया जा रहा है, श्रेणी। शिल्पकारों की श्रेणियों का क्या काम यहाँ पे बताया जा रहा है। शिल्पकार की श्रेणियों का काम था प्रशिक्षण देना। वो अपने जो शिल्पकार थे, आप शिल्पकार देख ही रहे हैं कि बिना प्रशिक्षण के वो किसी भी वस्तु को निर्मित नहीं कर पाएंगे, चाहे कुम्हार हो चाहे लोहार हो। तो उनको जो भी वस्तु बनानी है उसके लिए प्रशिक्षण बहुत आवश्यक हो जाता है। और सोचिए कि उस समय में जो श्रेणियाँ थी उसमें सहयोग करती थी, ये कितनी अच्छी बात है। आज भी भारत सरकार देखिए बहुत सारे व्यवसाय में हमको सहयोग प्रदान करती है, ये उसी प्रकार है। प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना, मतलब ये कच्चा माल तक उपलब्ध कराते थे, और तैयार माल का वितरण करना था, और जो तैयार माल हो जाता था उसका वितरण भी, मतलब अलग अलग जगह भी पहुंचाते थे। तो हर तरह से आपको निर्माण में सहायता दे रहे हैं कि आपको किसी चीज़ को निर्मित करना है तो उसका प्रशिक्षण दे रहे हैं, और उस वस्तु को बनाने के लिए जो भी कच्चे माल की आवश्यकता है वो भी प्रोवाइड करा रहे हैं, और तैयार माल का वितरण भी कर रहे हैं। तो आप सोचिए व्यापार कितना आसान था, तभी हमारे देश को सोने की चिड़िया बोला जाता है, क्योंकि हमने जो व्यापार हमारा रहा है वो बहुत ही उत्कृष्ट श्रेणी का रहा है। तो उसकी एक बहुत बड़ी जो वजह है वो श्रेणियाँ रही हैं। श्रेणियाँ और क्या काम करती थी। अब जो व्यापारियों की जो श्रेणियाँ हो गई, ये तो शिल्पकारों की हो गई। व्यापारियों की श्रेणियाँ का क्या काम था, व्यापार का संचालन करती थी। इसमें क्या था कि बैंकों के रूप में भी काम करती थी, जहाँ लोग अपने पैसा जमा करते थे। सोचिए, बैंकिंग व्यवस्था थी। इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था, उससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वालों को लौटा दिया जाता था, या फिर मठ आदि धार्मिक संस्थानों को दे दिया जाता था। आज भी हमारा जो बैंकिंग सिस्टम है वो कहीं ना कहीं इसी रूप में काम करता है। हाँ, वो धार्मिक दान नहीं देता, पर प्रॉफिट के लिए काम करता है, और कुछ हिस्सा जो वहाँ पे पैसा जमा करते हैं उनको देता है। तो किस तरह से हमारी आर्थिक जो गतिविधियाँ हैं वो संचालित होती थी, वो यहाँ पे पता चल रही हैं। अब यहाँ पे जो अगला टॉपिक है वो क्या है, सूत कातने और बुनने के नियम। ये नियम हमको कहाँ से मिल रहे हैं, अर्थशास्त्र से। हमने अध्याय 8 में अर्थशास्त्र के बारे में यहाँ पे उल्लेख किया गया था कि कौटिल्य, जिनको चाणक्य भी बोला जाता था, उनके द्वारा ये लिखा गया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। मतलब इसको लिखा तो बहुत अलग अलग काल में है, पर जो कौटिल्य थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय थे, और उसके कुछ कुछ चैप्टर बाद के समय में भी जोड़े गए हैं। इसमें वर्णन किया गया है कि किस प्रकार एक विशेष पदाधिकारी की देख में कारखानों में सूत की कताई और बुनाई होती थी। तो मतलब इसके लिए क्या है, ये राज्य द्वारा प्रयोजित है।
मतलब राज्य का एक विशेष अधिकारी कारखानों में, कारखाना व्यवस्था थी वहाँ पे, और वो क्या कर रहा था, उसके देख रेख में सूत की कटाई और बुनाई हो रही थी। ऊन, पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ तथा सन को तैयार करने के काम में, ये देखिए इनसे कपड़े बनाए जाते हैं, है ना। कपास हो गया, ऊन हो गया, सन आपको पता है कि ये जो भी बोरियां बनती हैं वो है ना सन की बनती हैं। तो ये आपको एक साथ यहाँ पे क्या कच्चा सामान मिल रहा है, और साथ साथ देखिए इनको बना कौन रहा है। तैयार करने के काम में विधवाओं, सक्षम अक्षम जो भी महिलाएं होती थी वो, भिक्षुड़ियाँ, वृद्ध वेश्याएं, राजा की आवश्यकता से राजा की अवकाश प्राप्त दासियां, सेविकाएं, अवकाश प्राप्त देवदासियां, ये सब इन उद्योग में लगी हुई थी। और ये उद्योग, कारखाने के जो सूत की कताई और बुनाई थी वो राज्य के एक विशेष पदाधिकारी के देख रेख में इसका संचालन होता था। इन्हें इनके काम के और गुणवत्ता के अनुसार पारिश्रमिकी दी जाती थी। मतलब जो भी इनका वेतन था वो इनके काम की गुणवत्ता के अनुसार दिया जाता था। जिन महिलाओं को बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी, वे अपनी दासियों को भेजकर कच्चे माल को मंगवा सकती थी, और फिर कच्चे माल को बनाकर तैयार करके वो वापस भिजवाती थी उसको। तो इस तरह से क्या है कि वो ऐसी बहुत सारी महिलाएं थीं जो अपने घरों से बाहर नहीं आ सकती थी, बहुत सारी वजहों से, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो उनका भी वही था कि वो अपने दासियों को भेज के कच्चे माल को मंगा सकती थी, और फिर उसको निर्माण करके, जो भी उससे वस्तुओं का निर्माण होता था, ज़्यादातर कपड़ों का ही, फिर वो उसको वापस भेज देती थी। वे औरतें जो कारखाने तक जा सकती थी, उन्हें अपना माल कारखाने पर तड़के ले जाना होता था। मतलब सुबह सुबह ले जाती थी, जहाँ उन्हें उनका पारिश्रमिकी मिलता था। इस समय माल को अच्छी तरह से जांचने के लिए रोशनी रहती थी। सुबह आपको पता ही है रोशनी रहती है। अगर निरीक्षक उस औरत की तरफ देखता या उधर उधर की बातें करता तो उसे सजा भी मिलनी चाहिए। मतलब अगर देखिए वो आर्थिक गतिविधि थी, अगर उसमें किसी भी तरह के कोई ऐसी चीज़ें होती थी जो गैर कानूनी थी, तो उस पर उसको सजा भी मिलती थी। तो स्ट्रिक्ट रूल का पालन किया जाता था। अगर औरतों ने अपना पूरा काम नहीं किया है तो उनको भी जुर्माना देना होगा। उसके लिए उनका अंगूठा भी काटा जा सकता था। तो ये अर्थशास्त्र में कुछ बातें बताई गई हैं। तो इससे हमें वहाँ की जो सामाजिक स्थिति है महिलाओं की, उसके बारे में पता चलता है कि उस वक्त महिलाओं के कौन कौन से वर्ग थे, महिलाएं क्या क्या कर रही थी। तो इसके आधार पर हम अगर इस तरह का कोई भी आंसर आता है जो इससे मिलता जुलता है, तो इन फैक्ट्स का हम उपयोग कर सकते हैं। तो उनको कहीं पे लिख के याद करिएगा। सूक्ष्म निरीक्षण, अरिकामेडु। अरिकामेडु कहाँ पर है वर्तमान में? पौंडीचेरी। 96 में रोम के बारे में बोल रहे हैं कि पढ़िएगा। अभी हम जब जाएंगे तो नीचे तब उसको पढ़ लेंगे। अब क्या बताया जा रहा है कि लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेडु एक क्या था? पत्तन था। यहाँ दूर दूर से आए जहाज़ों से सामान उतारे जाते थे, और यहाँ ईंटों से बना ढांचा मिला है जो संभवतः गोदाम रहा होगा। तो एक ईंटों का ढांचा भी मिला है, ये एक पत्तन था, और इसका समय काल इसको हम याद रखेंगे। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र एफोरा जैसे पात्र मिले हैं। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में एफोरा पात्र थे जो यहाँ पे भी मिले हैं। इसमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जाते थे। इसमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे होते थे। साथ ही यहाँ पे एराटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। इन्हें इटली के शहर के नाम से, एराटाइन पात्र के नाम से भी जाना जाता है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि हमारा जो व्यापार है वो कहाँ? इटली तक हो रहा था, और भूमध्य सागर ही, भूमध्य इटली वहाँ भूमध्य सागर के ही आसपास है। मतलब उस क्षेत्र में भी हमारा व्यापार प्रारंभ था, और ये रोम में भी हमारा व्यापार चलता था। तो वहाँ पे जाने का जो भी पत्तन थे वो इसमें ये महत्वपूर्ण था।
ये फैक्ट्स इनको भी आपको याद रखना है। इसे मुहर लगे साँचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। कुछ ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका डिजाइन तो रोम का था, किंतु वे यहीं बनाए जाते थे जहां रोमन लैंप, शीशे के बर्तन तथा रत्न मिले हैं। जब कोई भी जो एक इस तरह का जो भी सामान है दो अलग अलग स्थान से मिलता है, तो इससे हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि उन दोनों देशों के बीच में व्यापार चलता था। तो ये उसी का एक उदाहरण है। साथ ही छोटे छोटे कुंड मिले हैं जो संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र रहे होंगे। यहाँ पर शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों के मनके बनाने की पर्याप्त साक्ष्य हैं। तो इस तरह से हमको यहाँ पे क्या मिल रहा है, कपड़े की रंगाई भी यहाँ पे प्रारंभ हो गई है ना। शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों के मनके, इनका भी व्यापार चालू था और इनका भी निर्माण चालू था। यहाँ पे क्या है, ये दो मिट्टी के बर्तन हैं, अभिलेखित मिट्टी के बर्तन। कई बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि में अभिलेख मिले हैं। प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए इसी लिपि का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इन्हें तमिल ब्राह्मी लिपि कहा जाता है। तो ये देखिए एक अच्छा उदाहरण है, इसको भी ध्यान रखिएगा, इन फैक्ट्स को भी ध्यान रखिएगा, ये पूछे जा सकते हैं। अब अगला क्या है, अन्यत्र में आ जाते हैं। रोम के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। यूरोप के सबसे पुराने शहरों में से ये एक है। इसका विकास लगभग तभी हुआ जब गंगा के मैदान के शहर बस रहे थे। रोम एक बहुत बड़े साम्राज्य की राजधानी थी। यह यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और पश्चिम एशिया तक फैला साम्राज्य था। ये कहाँ कहाँ तक फैला था, यूरोप, उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया तक फैला हुआ था। इसके सबसे महत्वपूर्ण जो शासक थे उनमें से एक था आंगस्टस, जो करीब 2000 साल पहले जिसने शासन किया था। उसने कहा था कि रोम ईंटों का शहर था, मतलब रोम का जो निर्माण था वो ईंटों से उस वक्त किया गया था, जिसे उसने संगमरमर का बनवा दिया। आंगस्टस के बारे में और क्या बता रहे हैं कि उसके बाद के शासकों ने कई मंदिर बनवाए, महलों का निर्माण कराया। आंगस्टस ने और क्या क्या किए, बड़े बड़े रंगमंडल, जिसको एम्फी थिएटर भी बोला जाता है, उसका निर्माण कराया। ये देखिए, आपने ये देखा होगा मूवीज़ में, गाने में, और भी बहुत ही जगह देखा होगा। इसके बारे में बात कर रहे हैं। इसको एक्वाडॉट बोलते थे। यहाँ से क्या होता था, पानी लाया जाता था। यहाँ ये नीचे देखिए लिखा है, बड़े बड़े जलवाही सेतु, जिनको एक्वाडॉक्ट बोलते थे, के जरिए शहरों में स्नानागारों, फवारों और गुसलखाने के लिए पानी लाया जाता था। ठीक है। और यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो एम्फी थिएटर होते थे, इसमें चारों तरफ दर्शकों के बैठने के लिए सीढ़ी नुमा जगह होती थी। आधुनिक जो स्टेडियम है उनको हम बोल सकते हैं, उसका एक पहले का ये स्वरूप है। यहाँ लोग विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम देख सकते थे। यहाँ पे स्नानागार भी बनाए जाते थे, जहाँ स्त्री और पुरुष दोनों के लिए अलग अलग समय निर्धारित किए गए थे। यहाँ लोग एक दूसरे से मिलते थे, आराम करते थे। और फिर उसके बारे में एक्वाडॉक के बारे में बताया। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी रोम के बारे में। तो ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन इसके जो सूचनाएं हैं वो काफ़ी आवश्यक हैं। तो इनको ध्यान रखिएगा, मैंने जो जो बताया है, और रिवीजन करते रहिए इसको, और इनके फैक्ट्स ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि इनका उपयोग आपको बार बार करने को मिलेगा। अभी इस चैप्टर में इतना ही, नेक्स्ट चैप्टर में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।